हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बेसिस से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, मतलब बेसिस से रिलेटेड एक थ्योरम लेके आए हैं जिसका नाम है एग्जिस्टेंस थ्योरम और उसका स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इनके कहने का सेंस है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी कोई ना कोई बेसिस जरूर होगी, दैट इज एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस हैज एटलीस्ट अ बेसिस, है ना। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। थ्योरम काफी सिंपल है और बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो हम लोग बहुत थ्योरेटिकल नहीं लिखेंगे, बस देखते चले जाएंगे, बस वही छोटे छोटे टर्म्स हमें समझने हैं। तो लेकिन ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर शो करना है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी कोई ना कोई बेसिस जरूर होगी। तो आइए सबसे पहले फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक सपोज कर लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि V हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। V हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस? देन अ वेक्टर स्पेस व्हिच कैन बी स्पैन्ड बाय इट्स फाइनाइट सबसेट। मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस जो अपने फाइनाइट सबसेट से स्पैन किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, वही कहलाता है finite dimensional vector space. That means if V is a finite dimensional vector space, then there exists a subset S of V which can be span V. तो हमने सपोज कर लिया कि यस हमारे V का एक फाइनाइट सबसेट है और ये V को स्पैन करता है। V को स्पैन करने का सेंस है कि हम V के सारे वेक्टर्स S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यस एक फाइनाइट सबसेट है x1, x2, x3 और ये क्या करता है? एंड S स्पैन्ड V, है ना। तो ये हमने सपोज कर लिया। देखिए हमें यहां पर दिखाना क्या है कि V के पास एक ना एक बेसिस जरूर होगी। बेसिस होने का क्या मतलब होता है कि V has a subset which is linearly independent and spanned V। मतलब V के पास एक ऐसा सबसेट होना चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरी चीज क्या हो? V को स्पैन करता हो। तो हमने यस उसका एक सबसेट लिया है ना। अब देखिए ये V को स्पैन तो करता है, हमारे पास अब मेन ऑब्जेक्टिव है कि यस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहली चीज तो हम यहां पर क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि 0 डज नॉट बिलोंग्स इन S, मतलब 0 वेक्टर S में नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 वेक्टर अगर S में होगा तो वो कभी, मतलब अगर 0 वेक्टर S में होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही हो जाएगा, तो फिर हमारा आगे स्टेप बढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा। और 0 वेक्टर होने या ना होने से उसके स्पैन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में 0 वेक्टर किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता। हमने क्या क्या ये स्टेटमेंट में कि बाय द वे मान लेते हैं अगर यहां पर 0 रहा भी होगा तो आप उसे सिंपली ऐसे रिमूव कर दीजिए, तब भी पर S V को स्पैन करता रहेगा, क्योंकि स्पैन करने में 0 वेक्टर का कोई भी रोल नहीं होता। आप किसी भी वेक्टर को 0 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए 0 वेक्टर का होना ना होना कोई वो नहीं करता, है ना। तो अब फिलहाल हम लोग को क्या क्या चीजें मिल गई कि V हमारा एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और S उसकी एक बेसिस है, मतलब उसका एक सबसेट है और V को स्पैन करता है। S में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। अब देयर आर टू टाइप ऑफ केसेस। फर्स्ट वन इज, देखिए अब S के लिए हम लोग के पास दो केसेस होंगे। फर्स्ट वन, आइदर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट and second one is linearly dependent। means अगर यस हमारा जो है वो या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और या तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखिए हमें बेसिस दिखाने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा V का स्पैन चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो हमको स्पैन तो मिल गया है लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं मिला। अब S हमको एक, हम कह सकते हैं अंडर S हम लोग को एक ऐसा सबसेट मिला है जो अंडर
रिव्यू है, मतलब हम इसको रिव्यू कर रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो हम इसको बेसिस कह दें, और हम कह दें कि बिल्कुल S जैसा एक सबसेट जरूर V का पॉसिबल होता है। लेकिन इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना कोई श्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि हमें इसके एलिमेंट्स तो नहीं पता। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं, तो दोनों केसेस की स्टडी करते हैं। तो पहले केस पे बढ़ते हैं। अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि यस ऑलरेडी V को स्पैन करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो यस ही V का बेसिस हो जाता है। लेकिन सेकंड केस पे हम लोग चर्चा करते हैं, तो वो S क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। तो इन्हीं दोनों में से एक केस पॉसिबल होगा। तो पहली केस में तो हमारा काम वहीं खत्म, आप वहीं पे पेन रोक दीजिए और कह दीजिए यस इज अ बेसिस ऑफ V। लेकिन अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो उस केस में क्या होगा, अगर S हमारा जो हो गया V का लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया, सबसेट हो गया, उस केस में क्या होगा कि जो ये S जो होगा लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए S में एक ना एक कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, मान लेते हैं xi, जिसे हम बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकेंगे। हरी बात समझ में कि हम लोग के यस में एटलीस्ट xi in S which can be write as a linear combination of other vectors in S। तो हमने ये इस xi को क्यों ढूंढा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जो S है S में से xi को कर देंगे रिमूव। x में से क्या किया हमने, xi को कर दिया रिमूव। तो ऐसे हो गया कि बाकी सारे एलिमेंट हैं, लेकिन xi बीच में से रिमूव हो गया। अच्छा, इसको रिमूव करने से क्या कोई फर्क पड़ता है? तो पहली चीज, क्या अब ये आप सोचिए कि क्या ये अभी भी V को स्पैन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि xi, देखिए हम अभी तक सारे वेक्टर्स को x1 x2 xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे थे, तो xi भी कहीं इन्वॉल्व होता रहा होगा। तो xi को हटा देने से क्या अब जहां पर xi का इन्वॉल्वमेंट था, क्या अब हम उन वेक्टर्स को नहीं जनरेट कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि xi का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब xi का जनरेटर खुद यहां मौजूद है। बात जैसे आप समझिए, एक सेकंड के लिए एक एग्जांपल लीजिए कि हम लोग के पास 1 3 7 10 ये करके एलिमेंट है ना, ये जनरेट कर रहे थे, ये किसी को जनरेट कर रहे थे। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि ये कर रहे थे 22 को कैसे जनरेट कर रहे थे, 2 into 1 + 3 + 7 + 10। देखिए 2 3 5 7 12 10 22। अब हमने कहा कि 10 को तो हम यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं 7 + 3। तो अगर हम इस सेट से 10 को रिमूव कर दें तो क्या ये 22 को जनरेट कर सकता है? तो बिल्कुल जनरेट कर सकता है। आप यहां पर भी 10 को लिख दीजिए 7 + 3, तो ये 2 into 1 + 2 into 3 + 2 into 7, जो ये काम हो गया। तो आगे होगी बात समझ में कि xi को रिमूव करने के बाद भी जो ये सेट बना है x - xi, इसको अगर S1 कहते हैं, इट इज आल्सो स्पैनिंग S1। तो S1 भी V को स्पैन करेगा। अब यहां पर भी दो केसेस देखिए, हमें स्पैन तो S भी कर रहा था, लेकिन S में एक ही प्रॉपर्टी नहीं मिली थी लीनियरली इंडिपेंडेंट की। तो अब इसमें भी वही दोनों केसेस कि या तो S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो हमारा काम हो गया। अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो हमारा काम हो गया। S1 हमारी बेसिस हो गई V की, जो कि n-1 एलिमेंट्स की है, क्योंकि यहां पर n एलिमेंट्स थे और यहां पर कितने हैं, n-1 एलिमेंट्स है। तो ये हम लोग की एक बेसिस हो गई। लेकिन दूसरा केस क्या है कि लीनियरली डिपेंडेंट हो। फिर से वही काम करेंगे कि अगर ये सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो यहां पर भी कोई ना कोई एक एलिमेंट xj होगा, जिसे हम बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकेंगे।
तो अब की हम लोग क्या करेंगे कि यहां से xi तो रिमूव कर ही चुके हैं, xj भी रिमूव कर देंगे, तो एक n-2 एलिमेंट का सेट मिल जाएगा जिसे हम S2 कह देंगे। ये भी स्पैन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जिस xj को हमने रिमूव किया है वो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा ही जा सकता है, तो उसे रिमूव करने से हमारे इसकी स्पैनिंग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके से S2 भी V का एक लीनियर स्पैन होगा। S2 भी क्या होगा? V का एक लीनियर स्पैन होगा। फिर दो केसेस क्या आते हैं कि आइदर S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो फिर पूरा सिंपल इस तरीके से करते करते कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा तो आफ्टर अ सर्टेन स्टेप्स, मतलब कुछ निश्चित स्टेप्स के बाद, कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद यू गेट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। थोड़ी सी ये बात कंफ्यूजिंग हो गई। देखिए, या तो n एलिमेंट्स का ही उसका एक बेसिस मिल जाएगा, नहीं n-1 का मिल जाएगा, नहीं n-2 का मिल जाएगा, या फिर n-3, n-4 करते करते किसी ना किसी फाइनाइट स्टेप पे जाके ये रुक जाएगा, क्योंकि आप फाइनाइट स्टेप से n ही कर सकते हो। पूरा आपको 0 तक नहीं जाना पड़ेगा कि आप पूरा रिमूव कर जाओ तो आप पहुंचो। हालांकि इस थ्योरम के प्रूफ में इतना लिखना इनफ है। आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि नाउ प्रोसेसिंग दिस स्टेप वी गेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमिनेशन we get a linearly independent set which is spanning V। मतलब ये प्रोसीजर को लगातार कुछ फाइनाइट स्टेप तक करने पर हमें V का एक ऐसा स्पैन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि स्पैन तो वो लगातार है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। तो वही हमारी बेसिस हो जाएगी। दैट मीन्स एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट बेसिस। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि ये क्या जरूरी है, ना मिले शायद। तो ये थोड़ा सा आगे की बात है, हालांकि उस चीज को यहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो डायमेंशन में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डायमेंशन में आप क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? डायमेंशन में आप ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं कोई भी वेक्टर है V जिसकी डायमेंशन है n, तो अब n लेंथ का मतलब है कि ऐसे जितने भी वेक्टर जिनमें n एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी n लेंथ के V के जितने भी सबसेट होंगे जो V को स्पैन करेंगे वो हमेशा और हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बात समझ में आई होगी कि जैसे हम R2 की बात करें तो R2 की डायमेंशन होती है 2, तो अब R2 के जितने भी सबसेट 2 लेंथ के होंगे जो R2 को स्पैन करें, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने नहीं कहा, स्पैन करें, वो पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, मतलब उसके बेसिस भी जरूर होंगे। तो इस तरह कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी, वहां उसकी जहां पर डायमेंशन होगी वहां तक ही ये स्टेप जाएगा। वहां पर जाने के बाद आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाएगा। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ होता है, जो बेसिकली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।